हेलो हेलो फ्रेंड्स, डबराल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। फिज़िक्स एमसीक्यूज़ हम लोग कर रहे थे। बेस्ट 100 हमारा टारगेट है। बेस्ट 100 एमसीक्यूज़ को हमें जानना है, उनको पढ़ना है और उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। तो उसका लेक्चर 4 आज हम लोग आपके लिए लाए हैं और 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हैं, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट फिज़िक्स के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके नोट्स आप बनाएं, घर में बनाएं और उनका रिवीजन करें टाइम पे। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस बीच बीच में जब हम वीडियो लेक्चर लाते रहेंगे तो उनके बीच में कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस वीडियोस में आपने देखे होंगे, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखे होंगे। तो वहाँ पे रिवीजन का भी टाइम आपको दिया जाएगा, लेकिन रिवाइज आप या फिर आंसर को राइट पिक आप तभी करोगे जब आपने रिवीजन अच्छे से किया होगा। तो ओके, रिवीजन करिएगा। जैसे मेकिंग नोट्स एंड रिवीजन आप देख रहे हैं स्लाइड पर, यही है की टू सक्सेस। इनको करिए और जो वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका कमेंट आप ज़रूर करिए। हम क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने ये है। यस, फर्स्ट स्लाइड है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। एंगस्ट्रॉम वो कौन सी क्वांटिटी है जिसको मेज़र किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। तो फ्रीक्वेंसी को नहीं मेज़र किया जाता, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में यानी एचजेड में मेज़र किया जाता है। आवर्तकाल जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को सेकंड में या फिर मिनट्स वगैरह में, और जो टाइम है टाइम भी सेकंड में मेज़र करते हैं। लेकिन जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को मेज़र किया जाता है। तो वेवलेंथ को मापा जाता है, वेवलेंथ को जो मेज़र करने की यूनिट है वो है एंगस्ट्रॉम। ओके, अच्छा, ये वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है। तरंग दैर्ध्य आपने नॉर्मली ये तो पढ़ा होगा आपने कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या लाइट वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, ये किस फॉर्म में चलती हैं, इस टाइप से साइनोसॉइडल फॉर्म में ये आगे अपने बढ़ती है। ठीक है ना। तो जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ की डेफिनेशन होती है कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ और क्रस्ट। ठीक है ना। जो ये वेव चल रही है इस टाइप से साइनोसॉइडल फॉर्म में, तो जो दो एडजेसेंट यानी पास पास के जो क्रेस्ट हैं और जो ट्रफ होते हैं, पास पास के जो ट्रफ हैं और जो क्रेस्ट हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे, इसको कहा जाता है वेव लेंथ। ठीक है ना। वेव लेंथ, वेव लेंथ क्या है, दो एडजेसेंट क्रेस्ट या दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ को मेज़र किया जाता है किसमें, एंगस्ट्रॉम में। और वेवलेंथ को जिस अल्फ़ाबेट्स या जिस साइन से डिनोट किया जाता है उसको कहा जाता है लैम्डा। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बात क्या आती है कि जो लैम्डा है, लैम्डा तो है ही, लैम्डा में भी वेवलेंथ को मेज़र किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही मीटर में, सेंटीमीटर में एंड नैनोमीटर हो गया और नैनोमीटर, इन थ्री उसमें इनमें भी मेज़र किया जाता है वेवलेंथ को। ठीक है ना। इन मेजरिंग यूनिट्स में भी मेज़र किया जाता है किसको, वेवलेंथ को। ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है। जो एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कितने के इक्वल होता है, किसके बराबर होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। तो जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल। ठीक है। और जो नैनोमीटर, नैनोमीटर भी हम जानते हैं, 1 नैनोमीटर होता है कितना, 10⁻⁹ मीटर के इक्वल। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखिए। 10⁻⁻10 मीटर हो गया एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁹ मीटर हो गया 1 नैनोमीटर। तो मोस्टली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं यानी विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती है, विकिरण होती हैं, उनका उनको जो मेज़र किया जाता है वो एंगस्ट्रॉम में या फिर नैनोमीटर में उनको मेज़र किया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी हैं, जैसे आप जानते हैं कि कौन सी, रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, और आईआर रेडिएशन हो गई, विजिबल लाइट हो गई, यूवी, और
एक्स रेज एंड गामा रेज, ये सारे कैसे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है। बेसिकली ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हमेशा ध्यान में रखना है, हम किस में मेज़र करते हैं, या तो मीटर में, सेंटीमीटर में, है ना। तो इस टाइप से इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे आपको इमेज भी मैंने दिखा दी है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले कुछ और पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, और वो क्या है। एक और बात यहाँ पे जानने वाली है कि जो हमारी विजुअल लाइट होती है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको दृश्य प्रकाश कहते हैं, दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है, यानी इसका जो लैम्डा होता है वो कितना होता है, कितने के बीच में इसका लैम्डा होता है। तो जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट जो होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेट होती है 380 नैनोमीटर टू कितनी होती है, 740 नैनोमीटर। इतनी विजिबल लाइट की क्या होती है, वेवलेंथ होती है। बहुत बार एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, और साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि विजिबल लाइट जो है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। तो ये नैनोमीटर में है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप आपको समझ में आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व या इनर्शिया की व्याख्या करता है। तो सेकंड रूल नहीं करता, सेकंड रूल नहीं है, थर्ड भी नहीं है, ये फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल जो हमें लॉ ऑफ इनर्शिया जिस रूल को कहते हैं उसके संबंध में बताता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है या गति अवस्था में, किसी भी अवस्था में है, तो वो उसी अवस्था में ही बना रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई न करके उसकी जो स्थिति वो चेंज न की जाए। ठीक है ना, तो कोई भी पिंड तब तक कैसा रहेगा, उसी स्थिति में रहेगा, उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो ये है क्या, फर्स्ट नियम है न्यूटन का। ठीक है ना, और वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था जैसे विराम या गति अवस्था है, उसमें स्वतः परिवर्तन नहीं होने की जो प्रवृत्ति है उसे ही जड़त्व व इनर्शिया कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में, एक कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल है, ये एक बॉल, एक सर्कुलर बॉल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो ये बॉल जो है, ये बॉल भी इनर्शिया का एग्जाम्पल है कि जब तक ये तब तक अपनी जगह से हिलेगी नहीं जब तक इस पर कोई बाह्य या कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो ये जो बॉल है ये भी इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रही है, और इसकी पालना ये कर रही है। ओके, तो यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन, नोट चेंजेस मोशन अनलेस एक्टेड ऑन बाय अ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो वही कह रहा है कि अगर आप, तब तक वो वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी जब तक आप कोई अनबैलेंस्ड फोर्स जो एक्सटर्नल है उसको अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और न्यूटन फर्स्ट लॉ है, इनर्शिया लॉ है, और क्या कहता है, किसके बारे में बताता है, इनर्शिया के बारे में बताता है। ओके, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। ये मिलती है एनर्जी की, जो बल है, बल की परिभाषा नहीं, एनर्जी इट मीन्स ऊर्जा, ऊर्जा की यहाँ से हमें क्या मिलती है, डेफिनेशन मिलती है। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया, और ये जिस नियम पर आधारित है या जिस राशि की परिभाषा ये देता है वो है एनर्जी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आपसे पूछा गया है कि जो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तन करने की जो युक्ति है उसको क्या कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में, यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर है ना, तो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर का हिंदी नाम दिष्टकारी है, और रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है किस में, एसी टू डीसी कन्वर्ट करने में। ठीक है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए इस रेक्टिफायर का जो यूज़ किया जाता है ये मेनली होता है डायोड,
जो रेक्टिफायर होता है वो एक टाइप का डायोड होता है। डायोड आप जानते हैं कि जो दो सेमीकंडक्टर्स मटेरियल से बना हुआ कोई भी ऐसे डिवाइस जो क्या करे, एसी को डीसी में चेंज करे, तो उसको क्या कहा जाता है, रेक्टिफायर। इमेज यहाँ पे आप देख रहे हैं, रेक्टिफायर उसको कहा जाता है, ठीक है ना। और ये मोस्टली जो डायोड होते हैं, या तो सिलिकॉन डायोड या वैक्यूम ट्यूब डायोड या मरकरी आर्क डायोड्स, नॉर्मली ये रेक्टिफायर्स होते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे एक बात और है, जैसे रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर कन्वर्ट कर रहा है एसी को डीसी में, है ना। रेक्टिफायर क्या कर रहा है, रेक्टिफायर कन्वर्ट कर रहा है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। तो वहीं इसी के अपोजिट, इस डिवाइस के अपोजिट एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है, दूसरा इक्विपमेंट होता है, उसका नाम है इन्वर्टर। और इन्वर्टर क्या काम करता है, इन्वर्टर कन्वर्ट करता है डीसी करंट को एसी करंट में। जैसे आपके घर में लगा हुआ होगा ना, जब लाइट चली जाती है तो उसके बाद पहले तो चार्ज होता है तो एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद जैसे ही लाइट चली जाती है फिर वो जो डीसी करंट है उसको एसी करंट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो जो इन्वर्टर है वो अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है किसके, रेक्टिफायर के, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और रेक्टिफायर द्वारा जो डीसी करंट है उसको एसी करंट, या एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है रेक्टिफिकेशन, उसको कहते हैं, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन उसको कहा जाता है, ओके। और ये जो डायोड्स हैं और या कहें रेक्टिफायर्स हैं, रेक्टिफायर का यूज़ जनरली हम कहाँ पे करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, वो तो हमें पता चल गया कि ये एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा। लेकिन इसका यूज़ कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो इसका यूज़ देखने को मिलता है जैसे हमारे रेडियोज़ होती है, रेडियो है, टेलीविज़न है, टीवी, और या कहें माइक्रोवेव ओवन है। तो यहाँ पे ये इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। भले जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, इसको हम एसी सप्लाई करते हैं, लेकिन इसके अंदर ही ये रेक्टिफायर होता है जो इस एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में, ठीक है। जैसे चार्जर है, चार्जर के अंदर भी यही होता है। आप क्या करते हैं, एसी में देते हैं चार्जर को, एसी प्लग में चार्जर को इंसर्ट करते हैं, प्लग इन करते हैं, उसके बाद जो है उसके यदि आप आगे की वायर पे हाथ लगा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको करंट का शॉक नहीं लगेगा। तो नॉर्मली वहाँ पे भी रेक्टिफायर यूज़ किए जाते हैं। आई होप ये रेक्टिफायर की जो पूरी वो है वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड ये है कि डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु, है ना, आंतरिक परीक्षा यानी अंदर के बारे में, यानी इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी के लिए हेतु प्रयुक्त जो एंडोस्कोप है वो प्रकाश के किस फिनोमेना पे डिपेंड करता है, किस फिनोमेना को फॉलो करता है। तो जो एंडोस्कोपी है, एंडो का मतलब आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि एंडो का मतलब क्या होता है। एंडो मीन बाय होता है अंदर, और स्कोपी का मतलब होता है देखना, है ना। स्कोपी का मतलब देखना। तो एंडोस्कोपी का मतलब क्या, घर के अंदर देखना, नहीं। एंडोस्कोपी का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर देखना कि आपके ऑर्गन्स में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो मिस फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी में होता क्या है, एक इस टाइप से, जैसे यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं, इनके पास कोई इक्विपमेंट है एंडोस्कोप नाम से। यहाँ से एक वायर जुड़ी हुई है और इसमें लगा हुआ होता है कैमरा, और ये कैमरा आपके माउथ के थ्रू यहाँ पे आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है अंदर। और फिर यहाँ से जो जैसे जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोएंटर जीआई ट्रैक्ट जिसमें ड्यूडेनम, एसोफेगस एंड स्टोमक वाले रीजन आते हैं, तो वहाँ पे या फिर अदर इंटरनल ऑर्गन्स की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है कि किस में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो एंडोस्कोपी की जाती है उस टाइम पे एक पेशेंट के साथ जिसकी इंटरनल ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए एंडोस्कोपी की जाती है, ओके। और ये एंडोस्कोपी, ये तो हमने इसका हिस्ट्री ये जान लिया कि यूज़ क्या है, लेकिन ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ये करता है जिस प्रिंसिपल पर काम, वो है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि यदि जो हमारी क्या है, जो
रेडिएशन है, कोई प्रकाश किरण है, अगर वो कहाँ जाए, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करे इस टाइप से, तो यहाँ पे ये जो रेडिएशन है इस एंगल पर, इस सरफेस पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है कि वो बिना रेयर मीडियम में जाए सीधे उसी डेंस मीडियम में वापस चली जाती है। तो इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट मीन्स इंटरनली उस लेयर से उस लेयर में वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर गई है, ठीक है ना। और जिस एंगल पे ये यहाँ पे वो रेडिएशन इंसिडेंट करती है, जिससे जो रिफ्लेक्टिव रेडिएशन है उसी माध्यम में ऊपर चली जाए, तो उसको कहा जाता है कौन सा एंगल, वो है इंसिडेंट एंगल, या इसको कहेंगे क्रिटिकल एंगल। और ये है रिफ्लेक्टिव एंगल। और रिफ्लेक्टिव एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होता है क्रिटिकल के केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही एंडोस्कोपी में काम आता है। और जो TIR अदर जगह यूज आता है वो है, आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है वहाँ पे कौन से फिनोमिना है, तो वहाँ पे भी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और साथ में एंडोस्कोपी में, और जो हीरे का चमकना हो गया, वहाँ पे भी TIR का ही पूरा ये है, पूरा खेल है। और मिरेज वाली जो कंडीशन, मृग मरीचिका होता है, ऐसा रेगिस्तान में जाके व्यक्ति को पानी की ऐसा लगता है जो है कहीं पे पानी हो, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो एंडोस्कोपी में भी TIR का यूज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में ये आ जाए अच्छे से, और आपको किसी अदर वीडियो में किसी और से पढ़ना ना पड़े, इसीलिए मैं एक एक चीज़ को आपको डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कि एक्सरेज वास्तव में होती हैं, एक्सरेज वास्तव में क्या होती हैं। एक्सरेज, अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें कि एक्सरेज नॉर्मली होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कैसे इलेक्ट्रॉन्स, ये होते हैं एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। एक्सरेज एक हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की ये क्या होती है, बीम होती है, ठीक है ना। और इसको प्रोड्यूस किया जाता है एक इक्विपमेंट से जिसका नाम होता है कुलीज ट्यूब। कुलीज ट्यूब के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके इन्वेंशन किसने, इन्वेंटर कौन है एक्सरेज के, तो वो हैं रिटर महाराज, ठीक है ना। रिटर साहब इसके इन्वेंटर हैं। और जो एक्सरेज है, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि एक्सरेज जो होती हैं वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप उसको देख सकते हैं, ये इनविजिबल है, आप उसको देख नहीं सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप ओनली विजिबल लाइट्स को देख सकते हैं, अदरवाइज जो IR रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, गामा रेज और एक्स रेज, इनको आप देख नहीं सकते क्योंकि ये इनविजिबल होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन का कि जो एक्स रेज हैं दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये। और नॉर्मली ये जो एक्स रेज हैं इनका एप्लीकेशन क्या है, तो रिटर नहीं, सॉरी यहाँ पे रिटर मैंने गलत कर दिया है, रिटर हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के, यहाँ पे है रोंटगेन इसके इन्वेंटर हैं, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन है इसका रेडियोलॉजी में, जब कभी आप ट्रॉमा सेंटर में गए होंगे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे एक्सरेज का यूज़ किया जाता है आपकी बॉडी के अंदर। यदि कुछ बोन्स में या अदर आपकी बॉडी में कोई स्टोन्स वगैरह हैं, तो उसका डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है एक्सरेज का। और अदर्स कई उसमें कई फील्ड में एक्सरेज का यूज़ किया जाता है। तो इमेज आपके सामने है, यहाँ पे एक्सरेज इस हैंड का एक्सरेज है ये, ठीक है। तो आई होप एक्सरेज की पूरी कुंडली आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यस, ऑटो वाहनों में द्रव चालित हाइड्रोलिक ब्रेक, ध्यान करिए, जब मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हमने पहले एक जो हमारा वीडियो लेक्चर 3 है अप्रॉक्सीमेट, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि ऑटोमोबाइल्स में जो यूज़ किया जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक, वो किस रूल को फॉलो करता है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये। तो वो बेस्ड है किस पे, ज़रा लगाइए राइट आंसर क्या होगा। अरे कोई नहीं, तुक्का ही लगा दीजिए। ओ चलिए, कोई दिक्कत नहीं, सही कर दिया होगा वैसे। तो ये है पास्कल रूल को फॉलो करता है कौन, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ओके, इसके एक्सप्लेनेशन आप पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं। ये यहाँ पे कोई व्हीकल है, व्हीकल के अंदर ही ब्रेक है। इस ब्रेक के थ्रू यहाँ पे ये टायर है, टायर के अंदर इसकी सारी प्रोसेस दिखा रखी है।
तो आप अगर डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो इस फुटेज को ध्यान में रखिए, इसको समझ लीजिए, ठीक है ना, कि हाइड्रोलिक ब्रेक काम कैसे करता है इसमें ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। लेकिन मोस्ट बात ये आपको ज़्यादा मैटर नहीं करता कैसे काम करता है, मैटर करता है ये कि ये किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो वो पास्कल लॉ है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो मटेरियल है वो ये फास्फोरस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, फास्फोरस नहीं है, और ये सल्फ़र भी नहीं है, फास्फोरस नहीं है। बॉक्साइड तो एक और होता है एल्यूमिनियम का जिसपे, अच्छा और क्या होता है, और एक ऐसा मटेरियल या ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जिससे हम क्या करते हैं, किसी एलिमेंट को क्या करते हैं, प्योरीफाई उससे करते हैं। प्योरीफाई बोले तो और एक ऐसा पदार्थ है जहाँ से हम किसी तत्व का निष्कर्षण करते हैं और उसको प्योर फॉर्म में प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर से हम मिक्सचर को प्योरीफाई करके हम क्या करते हैं, एक जो मेटल है या कोई एलिमेंट है उसको प्राप्त करते हैं। तो वैसे ही एल्यूमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइड है, बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम या बॉक्साइड किसका ओर है, तो एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है किसमें, किसमें किया जाता है, एज अ लुब्रिकेंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रोप है, अपर रूप है कार्बन का, और कार्बन का शुद्ध अपर रूप है या शुद्धतम रूप इसको कहा जाता है कार्बन का, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे ये है, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको इस टाइप से, तो यहाँ पे ये ग्रेफाइट का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें इस टाइप की लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स एक दो इस टाइप से ये लेयर्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। और ये लेयर्स जो है करती क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर, इनके बीच में लेयर्स के बीच में बॉन्ड वीक होते हैं, वीक बॉन्ड्स, ये वाले वीक बॉन्ड्स होते हैं। ये वॉन्डरवॉल फोर्स एक वीक फोर्स है, वो इन लेयर्स के बीच में होता है और इसके वजह से ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं, ऐसा करके, है ना, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं। एक दूसरे के ऊपर फिसलने वाली ये जो प्रॉपर्टी है इसी की वजह से यूज़ किया जाता है, जो ग्रेफाइट है उसका लुब्रिकेंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट है वो एक, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की जो उद्भव या ओरिजिन कहेंगे वो है किस वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो लिया गया है ग्राफो से, ठीक है। और ग्राफो में, ग्राफो का मीन होता है वहाँ पे राइटिंग, ठीक है ना, लिखना। तो नॉर्मली जो उन्होंने इसको राइटिंग या ग्राफो नाम क्यों दिया, क्योंकि इसके थ्रू आप क्या कर सकते थे, इस ग्रेफाइट के थ्रू आप किसी वाइट पेपर पर लिख सकते थे, इसलिए उन्होंने इसको ग्राफो अपने लैंग्वेज में कहा, और ग्राफो से फिर ग्रेफाइट हो गया, और यही इसकी नामकरण की वो है, हिस्ट्री है, ठीक है। और ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है लेड पेंसिल्स में, लेड पेंसिल होती है ना जिससे आप लिखते हैं किसी पेपर पर, तो वहाँ पे ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, लेड पेंसिल में यूज़ किया जाता है। और साथ ही इसका यूज़, इसका एप्लीकेशन, एक तो लेड पेंसिल हो गया, सेकंड है इसका, इसके इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं कहाँ पे, जो हमारे सेल होते हैं जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, लैक्लांचे सेल, वहाँ पे यूज़ किया जाता है इसका ग्रेफाइट का। और जो थर्ड है, थर्ड इसका यूज़ किया जाता है कहाँ पे, जैसा आपने अभी पढ़ा लुब्रिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। और जो फोर्थ है, यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है आपको कि ग्रेफाइट का यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर में भी आप करते हैं एज अ मॉडरेटर, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी मॉडरेटर के रूप में इसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसको कंट्रोल करने का काम ये करता है। ओके, तो यहाँ पे ये चार इसके क्या हैं, चार एप्लीकेशन है जहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये ग्रेफाइट का एक डब्बा है यहाँ पे मार्केट में, इसमें इस फॉर्म में ही मिलता है, और ये इसका स्ट्रक्चर है। अब कभी भी पूछा जाएगा कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है कैसा होता है, तो ये होता है हेक्सागोनल, और जो लेयर्स के बीच में, लेयर्स के बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, वांडरवाल फोर्स। और वांडरवाल फोर्स कैसा फोर्स है, एक वीक फोर्स है। वीक फोर्स होने की वजह से ही ये जो लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, और इसलिए उसका यूज़ किया जाता है किस में, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है किस में, लुब्रिकेशन करने के लिए, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक है किसका? यस, स्लाइड से देख रहे हैं ना, पता चल रहा है कि किसका है। यस, ये एक्सेलरेशन का है, त्वरण का है। ठीक है। अच्छा, यहीं से हम देख लेते हैं कि न्यूटन न्यूटन किसका होता है। न्यूटन होता है फोर्स को मेजर करने की यूनिट। पर का मतलब बट्टे में, है ना। किलोग्राम किलोग्राम, केजी केजी किसका होता है? केजी होता है मास का। ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन फोर्स, जो फोर्स अपॉन मास होता है वो होता है एक्सेलरेशन। ठीक है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि जो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो तो एक्सेलरेशन का है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो ये है, फोर्स बराबर होता है m इंटू ए, तो ए बराबर होगा F अपॉन एम, है ना। तो ये है एक्सेलरेशन और इसका फॉर्मूला है ये। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें एक डायरेक्शन होती है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनफैक्ट ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चल भाई, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। ठीक है। तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? क्या होगा चंद्रमा पर भार? आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है ना, क्या होगा? यस, होगा क्या कि जो अर्थ है, अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जब आप यहाँ से मून पे जाओगे तो मून पे ये 1/6 रह जाता है। और वेट भी, यहाँ पे जो वेट होगा उसका, मून पे ले जाने पर वेट उसका भी 1/6 हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि 600 न्यूटन अभी बोल रहा है वो, कि एक लड़के का वेट है अर्थ पर 600 न्यूटन। तो 600 न्यूटन को यदि आप 1/6 करेंगे तो 100 न्यूटन इसका राइट आंसर आ जाएगा। जो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का, उस इंडिविजुअल का जो वेट होगा वो 100 न्यूटन्स होगा। ठीक है। चलिए, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार से पकड़े रखती है, यानी या ये कहें कि जो अर्थ पर एटमॉस्फेयर है वो किस वजह से है। तो दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन। जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से ही पृथ्वी पर क्या है? वायुमंडल है। ठीक है। तो ग्रेविटेशन की थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री बोले तो उसकी थोड़ा उसके बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं, ग्रेविटेशन होता क्या है। तो ग्रेविटेशन की जो ओरिजिन है लैटिन जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज से इसकी ओरिजिन है। लैटिन में किस वर्ड से है? ग्रेविटास। ग्रेविटास से इसकी ओरिजिन है। ग्रेविटास का मतलब क्या होता है? वेट। वेट, लैटिन लैंग्वेज में ग्रेविटास का मतलब होता है वेट। और वहीं से हमने क्या किया है? ग्रेविटेशन वर्ड को लिया है। अच्छा, जो वेट है उसका क्या मतलब है ग्रेविटेशन में? ठीक है ना। तो जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन की डेफिनेशन में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है जो जिसके थ्रू क्या होता है, कोई मास या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो या एनर्जी हो, वो क्या करता है, किसी अदर ऑब्जेक्ट जिसमें मास एंड एनर्जी है उसको अट्रैक्ट करता है। इसको क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशन कहा जाता है। ठीक है। जैसे हमारे अर्थ के, अगर आप उसके पर्सपेक्टिव में कहें कि अर्थ में ग्रेविटेशन क्या है, तो ग्रेविटेशन के कारण अर्थ में क्या है? एटमॉस्फेयर है ना। और इसी की वजह से ये सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है। तो ग्रेविटेशन का बहुत इम्पॉर्टेंस है, बहुत रेलेवेंस है। अर्थ और अदर जो हमारा कॉस्मॉस है, ब्रह्मांड है, वहाँ पे भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तो अर्थ पे ये क्या करेगा? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है अर्थ पर? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यदि ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन की वजह से ये क्या कर देता है, ये क्या करता है, ये वेट देता है प्रत्येक सब्सटेंस को। ठीक है ना। वेट देता है क्योंकि ग्रेविटेशन एक फोर्स है, और फोर्स क्या जनरेट करता है किसी सब्सटेंस में? वेट, है ना। तो ये फोर्स, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये वेट देता है अर्थ में उपस्थित किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है। सेकंड वाली बात ये है कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर भी इसी ग्रेविटेशन की वजह से है। थर्ड वाली बात क्या है? तो थर्ड पॉइंट ये आता है आपके सामने कि जो ग्रेविटेशन है इसी की वजह से जो ब्रह्मांड है हमारा कॉस्मॉस, उसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि जो ब्रह्मांड है उसमें जो अनेक
जो सैटेलाइट बने, प्लैनेट्स बने और अदर स्टार्स जो बन रखे हैं, उनके पीछे ग्रेविटेशन का ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशन है उसकी रेंज इनफाइनाइट है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी अर्थ और पूरे कॉस्मॉस के लिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। चलो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है ये। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? पारसेक क्या होता है? पारसेक के थ्रू हम क्या करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है जो हमारे स्पेस में जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स या हमारे स्टार्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मुझे यहाँ से एक स्टार ये है, एक स्टार आपका ये रहा है, यहाँ पे एक स्टार ये है, इन दोनों के बीच में यदि मुझे पता करना है कि इनकी डिस्टेंस कितनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पारसेक जो मेज़रमेंट यूनिट है इसका यूज़ करता हूँ। तो एक पारसेक जो होता है ये होता है 3.26, ठीक है ना, लाइट ईयर के इक्वल, लाइट ईयर के इक्वल। और ये लाइट ईयर एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट पारसेक, इसको मैंने ब्रॉड तरीके से एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 1 और 2 में लगभग। ठीक है ना, तो वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी चाहते हैं तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर है 3.26। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? कौन सी रहती है? वॉल्यूम भी अगर आप वो बदल जाता है, वेट भी आपका बदल जाएगा। यदि आप यहाँ से चले गए मून पे तो वेट ऑलरेडी बदल जाएगा। और जैसे ये हो गया क्या, वॉल्यूम, मास एंड ये जो द्रव्यमान है वो भी, यदि आप उसके क्या करेंगे, उसका वेट अगर थोड़ा चेंज कर देंगे, बाय द वे जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो उसका जो द्रव्यमान होगा यदि आप उसको आधा कर देंगे तो द्रव्यमान ऑलरेडी कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो द्रव्यमान भी चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो घनत्व है, डेंसिटी है, ठीक है ना, डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि चाहे आपने किसी भी लिक्विड को एक बड़े से टैंक में डाल रखा है, उस टाइम भी उसकी डेंसिटी वही रहेगी। और यदि आपने उसको एक छोटे से स्पून में भी ले रखा है, उस टाइम भी उसकी डेंसिटी वही रहेगी। ठीक है ना, डेंसिटी मीन बाय क्या है कि जो उसका एटम है, वो जो आपका सब्सटेंस है उसके अंदर, और जो सब्सटेंस के जो एटम्स है, एटम्स कितने कॉम्पैक्ट हैं आपस में जुड़े हुए, है ना, उनकी कॉम्पैक्टनेस कितनी है, वो आपस में कितने घने हैं, इसी को क्या कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझिए आप कि ये कोई एटम है, एटम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, बहुत दूर दूर हैं, तो ये लो डेंस हैं, बहुत डेंसिटी इसकी लो है। वहीं जो दूसरी साइड है, ये वो वाला बॉक्स, इसमें जो एटम्स है बहुत क्लोजली बॉन्डेड हैं, तो क्लोजली बॉन्डेड होने की वजह से क्या है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो चाहे वॉल्यूम चाहे कितना भी हो, आप चाहे और मास चाहे कितना भी हो, लेकिन जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो एटम्स होंगे, एटम्स की जो अरेंजमेंट होगी, उनकी कॉम्पैक्टनेस होगी, वो 1000 लीटर लिक्विड में या फिर 1 स्पून या 1 ml लिक्विड में भी उतनी ही रहेगी। तो डेंसिटी वेरी नहीं करती है, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो डेंसिटी यहाँ पे राइट आंसर है। डेंसिटी को उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। यदि आप ये जो फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेंसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट आंसर इसका है डेंसिटी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि ये जो मात्रा में वृद्धि, यदि आप क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी को बढ़ा या घटा देते हैं, तो उसके बेस पे हम इसको राइट आंसर मान रहे हैं घनत्व को। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वांटिटी के बेस पे, क्वांटिटी को बढ़ाकर या घटाकर, है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर डेंसिटी है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि मायोपिया में होता है, मायोपिया क्या होता है, मायोपिया को कहते हैं, एक दूसरा पॉइंट इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष। मायोपिया निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आपको निकट की वस्तुएं तो
जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, सॉरी यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ मैं। जो मायोपिया है, मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया एक कंडीशन क्या है जिसमें क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष क्या है कि ऐसा दोष, ऐसा डिफेक्ट जब आप निकट की वस्तुओं को अच्छे देख पाओ और दूर की वस्तु को नहीं देख पाओ, तो उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष या नियर साइटेडनेस। ठीक है, नियर साइटेडनेस की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे एक इमेज है, इमेज में ये आपकी आई बॉल दिखा रखी है और यहाँ पे ये लाइट वेव्स आ रही हैं किसी वस्तु से टकरा कर, रिफ्लेक्ट करके, और यहाँ पे जो लाइट वेव्स हैं, लाइट वेव्स आपकी जो इमेज बना रही है आँख पे, ये इस रेटिना वाले एरिया पर ना बनाकर रेटिना के सामने किसी पॉइंट पर बना रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मायोपिया वाली कंडीशन है वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल विजन में क्या होता है कि जो इमेज है यहाँ पे वो बनती है रेटिना पर, लेकिन मायोपिया की कंडीशन में ये इमेज रेटिना से पहले किसी अदर पॉइंट पे बन जाती है, इसलिए आपको क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसको निकट की वस्तु तो दिखती है स्पष्ट, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि जो इमेज है, इमेज जो बनता है वो रेटिना के आगे बनता है। यदि रेटिना पर बने तब तो देख लेंगे, लेकिन रेटिना के आगे बनेगा तो कैसे देखेंगे, रेटिना क्या है, एक पर्दा है, आँख का पर्दा। ठीक है ना, तो इसलिए ये मायोपिया डिफेक्ट होता है, मायोपिया या नियर साइटेडनेस इसको कहते हैं। इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसको ठीक कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका, इसके लिए आप क्या करो, लेंस लगाओ या जो आई ग्लासेस हैं उसका यूज़ करो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि क्या आप जो लेंस हैं उनका यूज़ करो, जो लेंस होते हैं कॉन्टैक्ट लेंस उनका यूज़ करो या आई ग्लासेस का यूज़ करो। लेकिन आई ग्लासेस में कौन सा लेंस लगवाओ, वहाँ पे लगाओ आउटर लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज़ करके आप मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, है ना। मायोपिया की कंडीशन में क्या है, निकट की वस्तु अच्छी दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु अच्छी नहीं दिखाई देती है, तो दिस इज मायोपिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि हाइपरमेट्रोपिया किसके प्रयोग से ठीक किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में वही है, ये रेडिएशन आ रही है यहाँ से और इनकी जो इमेज बन रही है वो इमेज रेटिना पर न बनकर रेटिना से पीछे किसी पॉइंट पर बन रही है, तो इसलिए ये हाइपरमेट्रोपिया जो डिजीज़ है ये डिफेक्ट आँख में होता है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए आपको चाहिए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, या हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस या दूर दृष्टि दोष। ठीक है ना, दूर की वस्तु तो अच्छी दिखती है, निकट की वस्तु अच्छी नहीं दिखती है, इसलिए इसको दूर दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस से आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के वीडियोस और इन वीडियोस को आप अच्छे से देख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर उनको रिवीजन करिए। ठीक है ना, और थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन और लाइक, ये सारी चीज़ें मत भूलिएगा, और नोट्स बनाते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।